नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र का स्पेशल सेगमेंट वीकेंड राउंड अप, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तराखंड के हफ्ते भर की कुछ बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हफ्ते उत्तराखंड में एक ऐसी घटना घटी जिसने सारे देहरादून को हक्का बक्का कर दिया। सनसनीखेज घटना का असर कुछ ऐसा रहा कि सोशल मीडिया पर देहरादून बंद का नारा ट्रेंड करने लगा। देहरादून के डोभाल चौक पर हुए रवि बडोला हत्याकांड ने उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी में लगातार बढ़ते क्राइम की पोल खोल कर रख दी। 16 जून रविवार की रात को डोभाल चौक के पास गढ़वाली कॉलोनी में हुए गोलीकांड में प्रॉपर्टी कारोबारी रवि बडोला उर्फ दीपक बडोला की मौत हो गई और उसके साथी सुभाष छेत्री और मनोज नेगी बुरी तरीके से जख्मी हालत में अभी भी देहरादून के प्राइवेट अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस वारदात में गढ़वाली कॉलोनी निवासी सोनू और मोनू भारद्वाज के घर में मौजूद पश्चिमी यूपी का कुख्यात शार्प शूटर रामवीर भी शामिल था। हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड में नामजद 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन स्थानीय लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। फांसी दो, फांसी दो, रवि भाई के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, रवि भाई के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हम चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले। ये आंदोलन कर रहे हैं, सब लोग चाहते हैं कि वास्तव में इनको फांसी हो, क्योंकि जिसने जैसा अपराध किया उसको उसी तरह का दंड दिया जाए। यही मांग है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे किसी लोगों के साथ कोई और अत्याचार ना हो। इस मामले में गुरुवार को मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति ने देहरादून में बंद की अपील की, लेकिन पुलिस ने बाजार बंद कराते और प्रदर्शन करते इन आक्रोशित लोगों को बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया। हालांकि शाम तक इन लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस हत्याकांड के बाद पनपे भारी जन आक्रोश के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और उसके निर्देश पर 20 जून को स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ और एसएसपी अजय सिंह रवि बडोला के घर पहुंचे। परिवार को अब तक की कार्रवाई का अपडेट भी उनके द्वारा दिया गया। साथ ही साथ हत्या के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनकी संपत्ति फ्रीज करने का भी भरोसा दिलाया गया। सरकार पर इस घटना कांड का ये असर जरूर हुआ कि सीएम धामी ने अपने आवास में उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर अफसरों को निर्देश दिए कि राज्य में बाहरी लोगों के जमीन लेने के समय उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी ली जाए और यदि कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीद रहा है तो उसके पीछे के उद्देश्य की भी जानकारी खरीदार को बतानी होगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित करने के अभियान शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। अब देखना यह है कि अधिकारी सीएम धामी के दिए गए निर्देशों को धरातल पर उतारने में भी उतनी ही मुस्तैदी दिखाएं जितना सीएम धामी ने निर्देश देने में दिखाई। इस सनसनीखेज घटना के साथ साथ उत्तराखंड की जनता में जो जन आक्रोश देखने को मिला वो था जगह जगह सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर अंधाधुंध कटते पेड़ों के प्रति। असल में मामला ये है कि लोक निर्माण विभाग और वन विभाग ने पहले चरण में दिलाराम चौक से विजय कॉलोनी तक 200 पेड़ चिन्हित किए हैं। इससे पहले भी राजधानी में कुछ मार्गों के चौड़ीकरण के नाम पर लगातार पेड़ काटे जाते रहे हैं। पूर्व मार्ग चौड़ीकरण में सहजधारा क्रॉसिंग से सहजधारा तक सैकड़ों पेड़ काट दिए गए थे। स्थानीय नागरिकों ने पेड़ों को काटे जाने का विरोध भी किया था। अब दिलाराम चौक से कैंट मार्ग के पास चौड़ीकरण के नाम पर 200 पेड़ों की बलि चढ़ाने का प्रस्ताव पारित है, लेकिन भला हो उन पर्यावरणविद और सामाजिक संगठनों का जो लगातार सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से इन पेड़ों के कटान का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने पेड़ काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान भी किया था। लेकिन जैसे ही उन लोगों के विरोध प्रदर्शन का यह मामला सीएम तक पहुंचा, उन्होंने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए अफसरों को बिना पेड़ काटे ही सड़क के चौड़ीकरण का काम पूरा करने के निर्देश दिए। वैसे भी विकास के नाम पर कब तक पेड़ों की बलि चढ़ती रहेगी, ये सरकार और समाज दोनों के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। उत्तराखंड की बात हो रही है तो पहाड़ को कैसे भुलाया जा सकता है।
लेकिन सरकारें शायद भूल जाती हैं कि उत्तराखंड देहरादून तक सीमित नहीं है। नहीं भूली होती तो शायद रुद्रप्रयाग में 15 लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता। रुद्रप्रयाग के समीप रैतोली में जिस सड़क हादसे में 15 लोगों की जान गई, उस घटना स्थल पर एक ही लंबा क्रैश बैरियर होता तो सब बच सकते थे, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि क्रैश बैरियर की मजबूती ही एक साथ लगे होने में होती है। लेकिन पहाड़ की सड़कों पर ऐसा कम ही दिखाई देता है। अब इस घटना ने लोनीवी की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं परिवहन विभाग की जांच में तथ्य सामने आया कि वाहन चालक ने यात्रा 14 जून की रात शुरू कर दी थी और उसके लाइसेंस का हिल पृष्ठांकन 15 जून को ऑनलाइन अंकित हुआ था। टीम के मुताबिक वाहन चालकों के पहाड़ में ड्राइविंग के लिए हिल पृष्ठांकन का काम अब ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें गड़बड़ी व चूक की सबसे ज्यादा आशंका है। लिहाजा ऑनलाइन जांच पड़ताल के बाद ही ड्राइविंग के लाइसेंस का हिल पृष्ठांकन किया जाना चाहिए। तो वहीं वाहन चारधाम यात्रा पर नहीं था, इसीलिए उसका ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड भी नहीं था। इसके चलते वाहन के ओवरलोडिंग की जानकारी भी नहीं मिल पाई। लिहाजा पहाड़ आने वाले सभी वाहनों का ट्रिप कार्ड, ग्रीन कार्ड बनवाया जाना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे पहाड़ में गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है, वह अपने साथ साथ और लोगों की जिंदगी पर भी खतरा ना बने। इसी के साथ आज का ये वीकेंड राउंड अप यही पूरा होता है। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी कुछ इंपैक्टफुल खबरों की समीक्षा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेत्र।